हाय गाइस, वेलकम टू निबाद फैमिली। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट सेकंड करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी बिज़नेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा जो हम समझने वाले हैं इसके बारे में वो हम समझने वाले हैं कि कितने टाइप के किसी भी बिज़नेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दोस्तों, वन बाय वन हम ये टॉपिक कवर करेंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी इस पार्ट के आएंगे और इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। दिस इज़ अबाउट मी एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम लोग के साथ शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे सामने है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक जनरल टॉपिक में कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जैसे सिंपली एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस डिपार्टमेंट के आधार पे बनाया गया है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल का आना, उसे फिनिश गुड्स के अंदर बनाना, फिर उसकी पैकिंग करना, फिर उसकी सेलिंग करना, और इन सब में कहीं ना कहीं जो फ़ंड की रिक्वायरमेंट है उस फंड की रिक्वायरमेंट के लिए फ़ंड अरेंज कराना। ये अलग अलग फंक्शन किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, और अभी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन फंक्शनों को अलग अलग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जिससे हर डिपार्टमेंट से संबंधित एक्टिविटी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाती हैं, और उसी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एक थोड़ा सा हम बुक जो नोट दे रखा है उसमें से हम कवर अप करते हैं इसे। इस पॉइंट में ही बता रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम बहुत सारी अलग अलग क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, डिपेंड ऑन दी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि जब हम अलग अलग टाइप की पोस्ट बनाते हैं अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, दोस्तों अलग अलग एक्टिविटी वही है कि सेल से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, परचेज से रिलेटेड हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, इन सब एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम बिज़नेस के अंदर अलग अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये पोस्ट इसलिए करी जाती हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट है, जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चर करना या सेल करना, उनको टाइमली हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अलग अलग पोस्ट होती हैं उन पोस्ट को हम एक्टिविटी के आधार पर डिटरमाइन करते हैं, और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि जो मैनेजर्स होंगे, इसके अलावा जो अदर सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके क्या क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस होंगे, और ये सब चीज़ें किस में क्लैरिफाई करी जाती हैं, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्लैरिफाई की जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा, और लास्टली मैं एक बार और समराइज़ करता हूँ इसको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो जितने भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनके बीच में क्या आपस में रिलेशन है, उस रिलेशंस को क्लैरिफाई करता है, इस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पोस्ट क्रिएट करी जाती हैं, जिससे अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उसे अचीव किया जा सके। तो ये जो डिफरेंट पोस्ट और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इसी को ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के आधार पर बनाए जाते हैं, और इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम कहते हैं। दोस्तों, तो जनरली हमारे बिजनेसेस में दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक तो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है हमारे सामने डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जनरली हमारे सिलेबस में दो टाइप के स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। याद दिला दूँ हम
कि हम टॉपिक कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक फंक्शन के आधार पर और दूसरा प्रोडक्ट के आधार पर। तो वन बाय वन हम दोनों ही स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ईजी है, कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो कि फंक्शंस के आधार पर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। दैट मीन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा अभी मैंने लास्टली अभी बताया था कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्या किए जाते हैं, डिपार्टमेंट फॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसमें सेल्स से संबंधित एक्टिविटीज़ होंगी, परचेज डिपार्टमेंट है तो उसमें परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। तो जब फंक्शंस के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक कंपनी में एमडी होगा और उसके अंडर में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड होंगे, लाइक पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो ये सब फंक्शन के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होते हैं। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि जो किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रक्चर रखना चाहिए। तो जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े पैमाने पे काम करती हों, लार्ज लेवल पे काम करती हों, और साथ साथ में उनके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दूसरा, कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फंक्शन में स्पेशलाइजेशन को महत्व देती हों, ज़रूरतमंद समझती हों, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसे, वन बाय वन मैं क्लियर करता हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज लेवल पर काम करती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके लिए फंक्शन के आधार पर स्ट्रक्चर तैयार करना आसान है और अच्छा है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फंक्शंस को बहुत स्पेशलाइज ध्यान में रखना चाहती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी फंक्शनल स्ट्रक्चर टाइप से अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए। दैट इज़ फंक्शन के आधार पर डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने है कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है स्पेशलाइजेशन। कहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के आधार पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो और उसके अंडर में अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को रखते हो, तो उनके काम में, क्योंकि जब वो लगातार एक ही काम करते रहते हैं, तो उनके काम में कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन आती है और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी के तौर पर मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेटेड होते हैं, और अकॉर्डिंगली उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना काफ़ी ईजी हो जाता है विद इन अ डिपार्टमेंटल लेवल। तीसरा आता है हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजियल एफिशिएंसी। हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजियल। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो हम लोगों का है हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जब हम फंक्शन के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो मैनेजर्स होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के और जो भी उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो अपने काम को बार और बार करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उनकी काम में एक स्पेशलाइजेशन आती है और जिससे ओवरऑल उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। दोस्तों, याद रखें, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो काम होता है वो मिनिमम कॉस्ट पे होता है। और वहीं पॉइंट नंबर डी को इसको क्लैरिफाई किया गया है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के आधार पे आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो क्योंकि उसमें कोई भी वर्क डुप्लिकेट नहीं होता, सभी की जो वर्क है वो क्लियरली डिफाइंड रहते हैं, तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने की या सर्विस को देने की, वो मिनिमम से मिनिमम होती है। दोस्तों, तो ये सब एडवांटेज हैं फंक्शन के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने के। वहीं दूसरी तरफ कुछ डिसएडवांटेज हैं। कहते हैं पहला डिसएडवांटेज जो बताया गया, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि फंक्शन के आधार पे आपने देखा जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो हर डिपार्टमेंट जो होता है और जो उसका जो हेड होता है
वो केवल अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि हमारा डिपार्टमेंट बेस्ट तरीके से परफॉर्म करे, और दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉपरली ना तो कोऑर्डिनेट करता है और कहीं ना कहीं उनको वेटेज भी नहीं देता। तो इस कारण से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने डिपार्टमेंटल के ऑब्जेक्टिव को देता है इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और सेकंड जो डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, वो है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में वो काम करने, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने में वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंटल के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाता है कभी कभी। और तीसरा जो डिसएडवांटेज बताया है, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉय की बात करी गई है, क्योंकि आपने देखा कि जो डिपार्टमेंट होते हैं वो फंक्शन के आधार पर अलग अलग बना दिए जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो केवल स्पेसिफिक काम में ही, जैसे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय है तो उसको ओनली प्रोडक्शन का काम आएगा, ना कि सेल्स और मार्केटिंग का काम उससे नहीं आ पाएगा। तो इससे जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सब दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट हमारे सामने आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दोस्तों डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइजेज होती है उसमें जो जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखें दोस्तों, जो भी मेजर प्रोडक्ट बनते हैं उसके आधार पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो मेटल भी बनाती है, वो प्लास्टिक भी बनाती है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाती है, कॉपर में भी काम करती है। तो इस तरीके से वो अलग अलग मेजर प्रोडक्ट बनाती है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर मेजर प्रोडक्ट के अंदर एक डिविजन्स बना दी जाती है, और हर डिवीज़न में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे मेटल के अंदर क्या हो सकता है, मेटल का अपना एक डिवीज़न होगा और उसके अंदर अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, R&D। सेम ऐसी प्लास्टिक में हो सकता है। वहीं नीचे आपको चार्ट के अंदर दिखाया गया है कि एक कंपनी है और उसमें सबसे हेड में मैनेजिंग डायरेक्टर है, और फिर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं लाइक कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवियर, स्किन केयर। और फिर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन डिवीज़न्स के अंदर, इन प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर अलग अलग फिर क्या है डिपार्टमेंट हैं जो कि रिपीट होते हैं, लाइक पर्सनल। तो पर्सनल गारमेंट में भी हो सकता है और स्किन केयर में भी हो सकता है, फुटवेयर में भी हो सकता है और कॉस्मेटिक। तो ये सब जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए फिर क्या बना दी जाती है, अलग अलग यूनिट बना दी जाती है, उसी को हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। तो पॉइंट आता है कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी सूटेबिलिटी में अभी मैंने इंट्रो करके बताया आपको कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टी टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये बेस्ट रहता है कि वो डिवीज़न के आधार पर अपने आप को डिवाइड करें, ना कि फंक्शन के आधार पर। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन फंक्शन स्ट्रक्चर। क्या फ़ायदे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब डिविजनल के आधार पे आप अलग अलग यूनिट बनाते हो तो उसमें काफ़ी क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई गारमेंट प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, और तो गारमेंट के ऊपर एक डिविजनल हेड होगा, और उस डिवीज़न से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो केवल डिवीज़न मैनेजर्स लेगा। तो इससे क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा, उसे और किसी पर्सनल से अटैच नहीं होना, और ख़ुद ही वो अपने डिसीजन लेगा, जिससे उसके जो डिसीजन होंगे काफ़ी क्विक होंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइमली अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है जो एडवांटेज है, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे बहुत जो लार्ज साइज़ लेवल की कंपनी होती हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो जब हम अलग अलग डिवीज़न बना लेते हैं तो इससे क्या होता है, हर डिवीज़न का हम आसानी से प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे वही कि जैसे मान लीजिए फुटवेयर कंपनी है, वो स्किन केयर भी बनाती है प्रोडक्ट और गारमेंट भी बनाती है, तो सबके अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम डिवीज़न के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के आधार पे क्या कर दें, प्रॉपरली तरीके से हम डिवाइड कर दें।
तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिवीज़न प्रॉफिटेबल है और कौन सी डिवीज़न अनप्रॉफिटेबल है। और कोई डिवीज़न अगर अनप्रॉफिटेबल तरीके से काम कर रही है तो उसे हम या तो इम्प्रूव करें या फिर हम उसे क्लोज़ कर दें। ये आसानी से हम असेस कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन को डिवीज़न के आधार पर डिवाइड किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। तो कहते हैं कि जब हम डिवीज़न के आधार पर प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन में मदद करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर उसके लिए भी हम नई डिवीज़न बनाते हैं और वो नई डिवीज़न जो एग्जिस्टिंग डिवीजन्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, जिससे उसे आसानी से ग्रो और एक्सपैंड किया जा सकता है। तो ये तो सब एडवांटेज हैं डिवीज़न के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने के। वहीं कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है कन्फ्लिक्शन अमंग दी डिफरेंट डिवीज़न ऑन दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस पॉइंट में यही है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में मेजर प्रोडक्ट के आधार पर अलग अलग डिवीजन्स बना दी जाती हैं तो संसाधनों के लिए हर डिवीज़न में आपस में मैनेजिंग डायरेक्टर से क्या होता है, कन्फ्लिक्शन होता है। हर डिवीज़न वाला ये कहता है कि मुझे फाइनेंस करो, मुझे मटेरियल दो, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शंस आते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेसी इन दी फंक्शंस। डुप्लीकेसी इन द फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि आपने देखा कि हर डिवीज़न के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट हो सकता है, हर डिवीज़न के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। तो जब हर डिवीज़न के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट, तो हर डिवीज़न क्या करेगा, अपने अपने लिए बार बार रिक्रूटमेंट करेगा। दैट मीन्स जैसे गारमेंट वाला जो पर्सनल डिपार्टमेंट वो गारमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करेगा, और जो मान लीजिए फुटवेयर के लिए है तो वो फुटवेयर के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी ये ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होंगी हर यूनिट में। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको बढ़ा देता है, और तो ये डिसएडवांटेज है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है सेल्फिश एटीट्यूड। यहाँ पर वही है कि हर डिवीज़न अपने लिए काम करने की कोशिश करता है और हमेशा अपने आप को बेटर परफॉर्म करने के लिए अदर डिवीज़न्स को मतलब प्रायोरिटी नहीं देता, और इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्फिश एटीट्यूड बनता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल डिफीट होने लगते हैं। तो ये सब दोस्तों डिसएडवांटेज हैं किसके, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम लोग शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।